Hi friends, today I am discussing a new topic and this topic is very important and many readers and many students do not know how to use the helping verb where we will use has, where we will use have or where is used, where are is used according to subject. So today we are discussing a new topic. The name of this topic is subject verb concord, and this topic is very important. In our written English or in our spoken English, we find many problems regarding correct use of helping verb. We do not know which helping verb should come here and which helping verb should not come here. So आपको इसमें जो है बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है. मैं आपको एक ऐसी विधि बताऊंगा. आई विल शो यू सच ए गुड ट्रिक दैट यू विल फाइंड नो प्रॉब्लम्स व्हाइल सॉल्विंग दीज प्रॉब्लम्स. तो आप सबसे पहले ये देखिए कि सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कॉर्ड. नाउ वी आर डिस्कसिंग कि कर्ता क्रिया का कॉन्कॉर्ड यानी सामंजस्य, कि कर्ता और क्रिया का सामंजस्य किस प्रकार होता है. इन जो है 10 वाक्य 12 वाक्य जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं, इन 12 वाक्यों में in these 12 sentences we will have to use one helping verb and two options have been written here in brackets. Two options have been written here and you will have to find out which helping verb should come here. Now this is very important matter. So अब इसमें क्या होता है कि सबसे पहला जो वाक्य हम इस प्रकार के वाक्यों में हमको without getting perturbed we will have to concentrate every single sentence. सबसे पहले हम जो है पहले वाक्य में ध्यान देंगे. The jury unanimously taken a decision. अब यहाँ पर क्या है कि मैंने दो प्रकार के वाक्य लिखे. एक तो द ज्यूरी वाला भी है, यहाँ पर ऊपर है द ज्यूरी यूनानिमसली टेकन अ डिसीजन और द ज्यूरी डिवाइडेड ओपिनियंस ऑन दिस इश्यू. यहाँ पर मैंने दो प्रकार के वाक्य लिखे. तो पहले वाक्य में हम ये देखेंगे कि ज्यूरी का मतलब होता है जजों का समूह. पहले तो आप ये देखिए कि जजों का समूह, अ ग्रुप ऑफ जजेस इज मेक्स ज्यूरी. कलेक्टिव नाउन का ये एग्जांपल है ये वर्ड ज्यूरी. तो क्या होता है कि ज्यूरी में जो जज हैं, अगर मान लो 3 जजों का एक समूह है और किसी मुद्दे पर वो तीनों जज मिलकर जो है एक मत होकर कोई राय देते हैं अपनी. इफ दे आर यूनानिमस इन अ डिसीजन on a particular issue, then their decision will be declared united. We will declare that decision united. तो जहां पर एक मत की बात आई कि वो जज जो है एक मत हैं, यूनाइटेड हैं, तो यहाँ पर यूनाइटेड हैं तो वो जो है मतलब एक सिंगल फोर्स के रूप में वो काम कर रहे हैं, सिंगल बॉडी. दे हैव बिकम सिंगल बॉडी. इफ वी आर यूनाइटेड, यूनियन इज स्ट्रेंथ. इफ वी आर यूनाइटेड, मान लो कि लकड़ियां हैं, कुछ लकड़ियां हैं छोटी छोटी और वो तो यूं तो अलग अलग हैं, लेकिन अगर उनको हम एकत्रित करें, इफ वी कलेक्ट दोज स्टिक्स एंड इफ वी बाइंड देम विद ए रोप, देन दैट विल बी डिक्लेयर्ड, दैट विल बी वन सिंगल पीस, दैट विल बिकम ए सिंगल पीस. तो इन द सेम वे द ज्यूरी. तो यहाँ पर ये ज्यूरी पहले में जो है यूनानिमसली हमको जो है कि इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन से काम में लेनी है, इसका निर्णय इस पर आधारित है कि अगला जो है वो किस प्रकार का इसमें वाक्य लिखा हुआ. यूनानिमसली का मतलब है एकीकृत होकर संगठित होकर उन्होंने फैसला लिया. तो यहाँ पर संगठित होकर फैसला लिया तो मतलब कि एक सिंगल बॉडी के रूप में फैसला लिया, तो हम जो है यहाँ पर हैज का प्रयोग करेंगे, ना कि हैव. द ज्यूरी हैज यूनानिमसली टेकन अ डिसीजन, क्योंकि उनका एक मत है, तो एक सिंगल बॉडी के रूप में काम कर रहे हैं, तो हैज का प्रयोग. अब नाउ लुक एट द सेकंड सेंटेंस. द ज्यूरी डिवाइडेड ओपिनियंस ऑन दिस इश्यू. कि जजों का जो समूह है उनका जो है डिवाइडेड यानी विभक्त, डिवीजन. दे आर डिवाइडेड ऑन एन इश्यू. So if they are divided on an issue, then they have divergent opinion on that regard. उनकी जो है खुद की विभिन्न प्रकार की सलाह है, राय है, opinions. तो on this issue, तो जब वो जो खुद ही विभक्त है तो है जिसका प्रयोग यानी है, तो वो संगठित है ही नहीं, वो यहाँ पर असंगठित है. तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करके हम उनको विभक्त करेंगे, क्योंकि वो 3 अगर जज हैं
तो तीन जज को अगर हम अलग अलग रूप में अगर मान लेंगे तो ऑटोमेटिक वो प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही हैव का प्रयोग आ गया, प्लूरल में हैव का प्रयोग आता है। द ज्यूरी हैव डिवाइडेड ओपिनियंस ऑन दिस इश्यू। एक बात ध्यान रखें कि ओपिनियन से एक वर्ब बनती है अपाइन। अपाइन यानी राय रखना, राय रखना। चलो आगे देखिए अब, नो न्यूज इज गुड, नो न्यूज गुड न्यूज। अब ये जो थर्ड सेंटेंस है इसमें क्या कहने का मतलब यह है कि नो न्यूज के अगर किसी, ये जो है एक सुविचार की तरह है। तीसरा जो है वो एक सुविचार है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज के मतलब कि किसी व्यक्ति के बारे में हमको कोई समाचार अगर नहीं मिल रहा है, किसी के बारे में हमारे पास अगर कोई समाचार नहीं है, तो कहने का मतलब है कि अच्छा ही होगा, सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि बुरी खबर तो जंगल की आग की तरह फैलती है। बिकॉज a bad news spreads like a wildfire. So if we are not receiving any kind of news regarding a person, then we should feel content, because if something wrong had happened, then we would certainly have received that news. तो मतलब कहने का यह है कि नो न्यूज इज गुड न्यूज, कि किसी के बारे में अगर कोई समाचार नहीं है तो वो एक अच्छा समाचार है। तो अब एक और समझने की कोशिश करें कि इसका जब अपन हिंदी में अनुवाद करते हैं किसी भी वाक्य का इनका, तो हिंदी में अनुवाद करने पर अगर पीछे जो हम अगर पीछे है का प्रयोग कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक वहां पर जो है यहाँ पर सिंगल हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग होगा, सिंगुलर। जैसे कि और यहाँ पर अगर है आ रहा है तो ऑटोमेटिक ही बहुवचन वाली जो हेल्पिंग वर्ब काम में आएगी। जैसे है तो सिंगुलर के लिए काम आती है आती है प्लूरल के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि इसको अगर हिंदी में अगर पढ़े कि कोई भी समाचार जो है नहीं है तो वो एक अच्छा समाचार है बोल रहे हैं ना, है यानी सिंगुलर के रूप में, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर इज आ जाएगा। उस तरह हमको हिंदी में बोलकर उस वाक्य के बारे में हमें अंदाजा लगाना चाहिए। हाँ, अब इसके बाद फोर्थ देखिए, ए गुड मैन एंड यूजफुल सिटीजन पास्ड अवे। अब यहाँ पर है जो है उसमें क्या आएगा प्रयोग एक। अब यहाँ पर जो है एक गुड, यहाँ पर जो है दो विशेषण लगाए गए हैं, एक अच्छा व्यक्ति और एक उपयोगी नागरिक जो है वो दिवंगत हो गए, उनकी मृत्यु हो गई। ही हैज गॉन टू मीट हिज मेकर। सो व्हाट हैपेंस कि यहाँ पर ए प्रयोग जो आया है ए का, कि एक अच्छा व्यक्ति, और दूसरे जो है विशेषण में जो है यहाँ पर ए का प्रयोग वापस नहीं हुआ है। तो मतलब कहने का ये है कि वो उसी व्यक्ति की बात हो रही है, तो ये जो दूसरा वाला जो गुण है वो भी उसी व्यक्ति का ही गुण है। नहीं तो अगर दो व्यक्ति होते तो यहाँ पर बीच में और कोई आर्टिकल लगकर उसको अलग वो जो है शब्द इस तरह से बन जाता। तो यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ एक व्यक्ति की, कि एक अच्छा व्यक्ति और एक उपयोगी नागरिक जो है हैज पास्ड अवे, उनकी मृत्यु हो गई। यहाँ पर क्योंकि बीच में अगर कोई दूसरा आर्टिकल होता, अभी नीचे इसमें एक और सेंटेंस आपको मालूम पड़ जाएगा, तो हैज का प्रयोग। फिर पांचवा देखें अपन, द विंग्स ऑफ फायर रिटन बाय एपीजे अब्दुल कलाम। तो अब यहाँ पर ये अंदाज लगाइए, हर एक वाक्य में उसके हिसाब से अंदाज लगाइए। जैसे तीसरे में अपने नो न्यूज इज गुड न्यूज, उस हिसाब से अंदाज लगाए सुविचार के रूप में। पांचवें में ये विचार करिए कि ये वाक्य क्या कह रहा है। ये वाक्य यूं कह रहा है कि रिटन यानी लिखी हुई है, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा क्या लिखी गई है, जो है द विंग्स ऑफ फायर। तो द विंग्स ऑफ फायर यहाँ पर तो ये प्लूरल के नाम आ रहे हैं, विंग्स पंख ऑफ फायर, लेकिन जो है ये इनका कोई मतलब नहीं है इस प्लूरल का, ये किताब का नाम है। दिस इज द नेम ऑफ ए पर्टिकुलर बुक। सो इफ वी आर टॉकिंग अबाउट ए पर्टिकुलर बुक, देन दिस विल बी रिगार्डेड एज ए सिंगुलर। तो इसको जो है हैज बीन के विंग्स ऑफ फायर जो है लिखी गई है एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। यहाँ पर इस जो है वाक्यों का जो समूह है, पदबंध जो है, शब्दों का जो समूह है पदबंध, इसका कोई लेना देना नहीं है। हमको इसको एक किताब के रूप में इसका अपन चर्चा कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग इट लाइक ए बुक। सो डिस्कसिंग इट लाइक ए बुक, देन वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पीस ऑफ वर्क। किताब तो एक ही है ना, कि वो किताब लिखी किन्होंने, एपीजे अब्दुल कलाम ने। उस किताब को लिखा तो हैज बीन, हैज आगे उस किताब के अनुसार, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ, छठा देखिए, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आइटम्स, कि अब यहाँ पर यह है कि इसको भी अपन हिंदी में पढ़िए कि द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आइटम्स, कि इन वस्तुओं की कीमत, इन वस्तुओं की कीमत
बढ़ गई है। तो यहाँ पर इन वस्तुओं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ कीमत के बारे में बात कर रहे हैं कि कीमत बढ़ गई है। और कीमत के बारे में जब हम बता रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्राइस, देन वी आर इंक्लूडिंग द नेम ऑफ दीज गुड्स। तो यहाँ पर बढ़ोतरी हो रही है कीमत में। यहाँ जो ये प्लूरल में आ रहा है ना, ये आइटम, इन वस्तुओं में, तो वस्तुओं तो है, लेकिन हम ये बात वस्तुओं की नहीं कर रहे, हम कर रहे हैं कीमत की। तो कीमत जो है ये सिंगुलर में है, तो जो है अपना आप यहाँ पर हैज आ जाएगा, हैज बीन द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आइटम्स हैज रिजन। यहाँ पर हैज का प्रयोग आएगा, हैज बीन का नहीं, हैज रिजन। इस प्रकार के इनकी कीमत बढ़ गई। अब देखिए सातवां, नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर अलाइव। ठीक है, कि न तो उसके पिता न उसकी माता जो है जीवित है। अब इस वाक्य को जब अपन हिंदी में पढ़ेंगे तो इसका कहने का मतलब ये है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंजंक्शन, कि नीदर नॉर इधर और, कि न तो उसकी माता न उसके पिता इस दुनिया में जीवित है। तो उन दोनों माता और पिता को अलग अलग रूप में यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, कि न तो उसके पिता न उसकी माता जीवित है। यहाँ पर उनको संगठित रूप में नहीं कह रहे हैं कि उसके माता और पिता जीवित नहीं। अगर ये होता ना कि उसके माता और पिता जीवित नहीं है, तो वहां पर प्लूरल का प्रयोग हो जाता है, आ जाता है। लेकिन यहाँ पर अलग अलग उनको बता रहे हैं कि ना तो उसके पिता ना उसकी माता जीवित है। तो नीदर हिज फादर नॉर हिज मदर इज अलाइव, यहाँ पर जो है इस प्रकार प्रयोग हुआ। फिर देखिए, वन और द अदर ऑफ दोस फेलोज स्टोलन माय वॉच। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि वन यानी किसी एक ने या दूसरे ने, ऑफ दोस फेलोज के उन लोगों में, ऑफ दोस फेलोज यानी उन लोगों में से, या तो किसी एक ने, एक ने या दूसरे वाले ने जो है मेरी घड़ी चुराई है। तो यहाँ पर जो है उस किसी एक व्यक्ति को इंगित किया जा रहा है, या तो उसने मेरी घड़ी चुराई है। तो यहाँ पर है में ऊपर बिंदी नहीं आ रही है, खाली सिंगुलर के रूप में प्रयोग आ रहा है। तो हैज स्टोलन माई वॉच, तो यहाँ पर हैज का प्रयोग आ गया। फिर देखिए, लुक एट द नाइन्थ सेंटेंस, द काउ एज वेल एज द हॉर्स ग्रास। तो कहने का मतलब यह है कि गाय घोड़े के जैसे, एज वेल एज का प्रयोग जो है कंजंक्शन का प्रयोग है। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कंजंक्शन, कि घोड़े की तरह गाय भी, ये एज वेल एज का प्रयोग हो गया भी। तो इसको हिंदी में अनुवाद करेंगे कैसे होगा, कि घोड़े की तरह गाय भी घास खाती है। तो यहाँ पर बात हो रही है गाय की, कि घोड़े की तरह गाय भी घास खाती है। तो यहाँ पर गाय की बात हो रही है, तो गाय तो सिंगुलर पर्सन है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर है तो उसके सिंगुलर के हिसाब से ही हम जो है वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो सिंगुलर के हिसाब से ईट्स आ जाएगा। तो वी आर टॉकिंग अबाउट द काउ, सो वी विल यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस एस will be used. Now look at the 10th sentence, bread and butter is only food। क्या ब्रेड और बटर जो है उसका एकमात्र भोजन है। तो यहाँ पर ब्रेड और बटर का कहने का मतलब ये है कि मक्खन और ब्रेड इन दोनों को साथ में मिलाकर खाया जाता है। मक्खन और ब्रेड एंड बटर आर ईटन यूनानिमसली, दे आर ईटन यूनाइटेडली। तो इनको जब एक रूप में माना जा रहा है तो ऑटोमेटिक जो है सिंगुलर के रूप में ही माना जाएगा, एक रूप में, जिस प्रकार ये जो है जूरी की तरह, फर्स्ट की तरह। तो द ब्रेड एंड बटर इज ओनली फूड, इस प्रकार आ जाएगा कि ब्रेड एंड बटर जो है उसका एकमात्र भोजन है, क्योंकि ब्रेड एंड बटर एक जोड़ी है, एक जोड़ा बन रहा है। दे आर मेकिंग ए ड्यू, दाल चावल, कड़ी चावल, ब्रेड और बटर, तो उनको यूनाइटेड जो है, वी आर टॉकिंग अबाउट ए ग्रुप, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट डिफरेंटली अबाउट देम। तो यहाँ पर आ गया। अब 11वें और 12वें में आप देखिए कि इनमें जो है आपको फर्क मालूम पड़ेगा कि किस में जो है सिंगुलर आएगा और किसी में प्लूरल आएगा। तो 11 देखिए, द नॉवेलिस्ट एंड पोइट डेड। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि द नॉवेलिस्ट, आर्टिकल का प्रयोग है द, कि वो जो उपन्यासकार, नॉवेलिस्ट मीन्स अ पर्सन हु राइट्स नॉवेल्स, तो उपन्यासकार और कवि। तो यहाँ पर अगर वो दो अलग अलग जने होते हैं ना, तो इस पोइट के पहले भी कोई आर्टिकल आता कि द नॉवेलिस्ट एंड द पोइट आर डेड। तो दो अगर कोई कार में दो जने जा रहे हैं तो यूं हो जाता कि द नॉवेलिस्ट एंड द पोइट आर डेड, के वो दोनों मर गए।
लेकिन यहाँ पर बात हो रही है उस नोवेलिस्ट और पोइट जो है उस एक ही व्यक्ति के दो दो जो है उसके गुण हैं, क्योंकि इसके बीच में आर्टिकल यहाँ पर नहीं है, तो उस हिसाब से ये ऑटोमेटिकली जो है सिंगुलर में हो गया, इज डेड। अब देखिए, द अकाउंटेंट एंड द कैशियर फाउंड गिल्टी। अब यहाँ पर देखिए, द अकाउंटेंट इन लेखाकार और कैशियर होता है खजांची। तो यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि द अकाउंटेंट एक तो लेखाकार, और यहाँ पर द का प्रयोग ये आगे देखिए, द कैशियर खजांची। तो यहाँ पर ये दो जने आ गए, दो अलग अलग जने हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर जो है कि लेखाकार और खजांची जो हैं अपराधी पाए गए हैं यानी ये वाला प्रयोग आएगा। तो कैशियर हैव बीन फाउंड गिल्टी। So friends, these are 12 sentences. I have just solved them, and these sentences make many problems for the readers and students. They do not find, they can't differentiate how they should use singular or plural, and they remain beguiled. So this is the main issue, and we must solve this issue according to proper method, and per sentence we should think how it is solved. Thank you.